देखिए वैभव, ईरान को ये उनको पुख्ता इंटेलिजेंस मिल रही है लाइव रियल टाइम रशिया से, चाइना के द्वारा। और उनकी जो सैटेलाइट बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी और अपलिंक इनके ड्रोन्स को ऑपरेशनल रखने के लिए वो उपलब्ध कर दी गई है। और जो इनकी ऑपरेटिंग रेंज है वो एक्सटेंड हो चुकी है काफी हजारों किलोमीटर तक। तो मतलब ये है कि ईरान ने अपने जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स बनाई थी उन्होंने GBU-57 बॉम्ब्स और उससे भी एडवांस्ड बॉम्ब्स को लेके ही अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज की जो गहराई है जमीन के नीचे उसको उसके मुताबिक बनाया गया है ताकि नुकसान ना हो सके। और ये वो रिजीम है जिसने IRGC को रेडिकलाइज करके रखा है। IRGC एक फिदाइन दस्ता है, एक सुसाइड दस्ता है, और वो आखिरी दम तक लड़ेगा। और ये नहीं कि ये बहुत ही छोटी टुकड़ी नहीं है, ये हजारों की तादाद में है और ये काफी सफिशिएंटली वेल ट्रेन्ड है। ये इनके लोग अलग अलग टेक्निकल कोर्सेज के लिए चाइना और बाकी अदर कंट्रीज में भी गए हैं और ट्रेनिंग लेके वापस आए हैं। और ये टैक्टिकली साउंड है। और ऐसे नहीं है कि अगर ये लड़ाई लगेगी तो ये वन साइडेड अफेयर नहीं होगा। यहां पे दो टेक्नोलॉजीज की आपस में भिड़त होगी। और ये जो टेक्नोलॉजी ईरान के पास है ये नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया का मिश्रण इकट्ठा मिला के इन्होंने अपग्रेडेड वर्जन्स अपने ड्रोन के लाए हैं। ये वही मुल्क है जिसने। मेजर साहब, थोड़ा इन ड्रोन्स के बारे में बताइए, इनकी क्या खासियत है, और अगर सच में युद्ध होता है तो ये किस तरह से अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं वहां तक इनकी पहुंच हो सकती है? देखिए इनके जितने भी ड्रोन्स इन्होंने वेरिएंट बनाए हैं इनकी रेंजेस लगभग 2000 किलोमीटर से ज्यादा तक का है। कि जैसे कि शाहिद सीरीज की जो इनके ड्रोन्स हैं, तो शाहिद सीरीज के जो ड्रोन्स हैं इनके 450 किलोमीटर की रेंज तक है। ठीक है, 250 किलोमीटर की रेंज तक है, 2000 किलोमीटर तक का इनका है। US RQ-170 करके जो ड्रोन है उसका इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। मतलब कि जितना डिस्टेंस ईरान से इजराइल का है उतना जी। 2 गुना ज्यादा वो डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और इनमें कई ड्रोन हैं जो कि जिनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 500 केजी तक है। और ये एमुनिशन से लैस हैं, कईयों में बॉम्ब्स लगे हुए हैं, कईयों में ये सुसाइड ड्रोन्स लगे हुए हैं, सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं। तो ज्यादातर इनके पास मेल ड्रोन्स होते हैं जिसका मतलब है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस। तो इनके मेल ड्रोन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, इनमें मिसाइलें लगी रहती हैं, अलग अलग प्रकार की बॉम्ब्स लगे रहते हैं। और ये ज्यादा देर काफी घंटे हवा के अंदर भी ये फ्लाई कर सकते हैं और अनडिटेक्टेड। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप ईरान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो इनकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है खोरम शहर एक ऐसी मिसाइल है जो MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्रेंट व्हीकल की टेक्नोलॉजी से लैस है जिसके अंदर की एक ही लॉन्चिंग मिसाइल सिस्टम के अंदर खोरम शहर के 10 और मिसाइलें फिट हो सकती हैं। और ये मिसाइलें आखिरी मोमेंट पे दुश्मन के टारगेट एरिया के ऊपर आके ये फैलती हैं और इन्हें इंटरसेप्ट करना ना के बराबर है। ऊपर से फिर इनके पास क्रिजाल है, इनके पास ऑर्शनिक भी है रशिया की। और आप हैरान नहीं होइएगा कि इनके पास चाइना की डोंग फेंग सीरीज की भी सुपरसोनिक मिसाइल्स होंगी, मैं दावे और के साथ कह सकता हूं। और टूर साहब, सबसे पेची। हाँ आप जी। बोल रहे ऑर्शनिक ऑर्शनिक ईरान के पास रशिया ने पहुंचा दिया है ऑलरेडी। ऐसे एक और मैं बड़ी बात आपको है। बता रहा हूं कि आप हैरान मत होइएगा कि जी, इसलिए मैंने अगर पूछा। नहीं, देखिए इनके पास शदाब है, इनके पास खुरम शहर है, ये इनकी मेन स्टे मिसाइल्स हैं। पर जिस तरीके से ये अभी चाइना से जो फ्लाइट्स आ रही हैं, जी। लैंड हो रही है ईरान में लगातार, और जिस तरीके से रशिया का बैकअप सपोर्ट है, तो देखिए एक चीज हम तय कर लें कि जो धोखा चाइना और रशिया के साथ वेनेजुएला में हुआ, क्योंकि वेनेजुएला की आवाम बिक चुकी थी अमरीकियों के हाथ,
पर ये ईरान में नहीं होने वाला है। ईरान में वापस लड़ाई लड़ी जाएगी और काफी कट्टरता के साथ लड़ी जाएगी। लेकिन और मदद क्या नहीं करता। बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज ट्रंप ने सुबह सुबह, भारत की सुबह वहां की रात, उन्होंने बोला कि मिलिट्री एक्शन की जरूरत ही नहीं है। अब आप इतने सारे जो है युद्ध पोत लाते हैं, इतने डिस्टेंस से साउथ चाइना सी से आप यहां तक लेकर के आए, तो ये पूरा मामला अभी समझ में नहीं आ रहा। पिछली बार बात हो रही थी, दहिया साहब ने बोला था ट्रंप इज अनप्रिडिक्टेबल। तो अब मेरा सवाल ये है, तीनों विश्लेषकों से है, कि अब ये ट्रंप ने ऐसा क्यों बोला कि अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है। एक और स्टेटमेंट है साहब कि हम स्ट्राइक अगर करना हो तो पनडुब्बियों को, सबमरीन्स को हमें ईरान के पास रखने की जरूरत ही नहीं है, हम तो यूएस की टेरिटरी से भी हमला कर सकते हैं ईरान पर। लेकिन ट्रंप की तो थू थू हो रही है, क्योंकि उन्होंने इतनी धमकी दी, हर बार उनकी डिमांड्स बदलती रही, और अब जैसे जैसे प्रोटेस्ट वहां पे आईआरजीसी ने कंट्रोल कर लिया है, अब वो बोलते हैं कि हम तो अटैक करने की अभी जरूरत ही नहीं है। ये चल क्या रहा है, थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए प्लीज। ये सवाल किसके लिए है नागेंद्र? मेरे किससे सवाल है ये? मेजर साहब सर बारी बारी से सबके पास जाएंगे। सिरोही सर आपके पास आ रहे हैं। मेजर साहब छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद हम सिरोही सर के पास चलेंगे। ये सवाल का मैं ये जवाब दे सकता हूं कि 40,000 स्टारलिंक जब्त हुए हैं, और मुसाड के एजेंट्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उन्हें छांट छांट के उन्हें एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा। जैसे ही उन्हें धड़ दबोच रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है। तो आप देखें कि कितनी गहराई के साथ ईरान ने, ये खबर मौजूद थी उनके पास कि स्टारलिंक स्मगल हो चुके हैं, उन्हें यह खबर थी, उनकी खबरी हर एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शामिल थे, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इनके खबरी शामिल थे आईआरजीसी के, और इन्होंने ये प्रोटेस्ट को होने दिया। ये नहीं कह सकते कि अचानक उनके लिए ये सरप्राइज था, ये उन्होंने बकायदा अनफोल्ड होने दिया, ताकि वंस एंड फॉर ऑल फाइनल तौर पे इनको ये सारे चेहरे बाहर एक्सपोज हों कि ये किन किन ने ये हरकत की है और किन किन ने साजिश रची है ये खोमेनी की रिजीम के खिलाफ। और उसके बदले अब जिस तरीके से इन्होंने इराक से मिलिशिया को बुलाया, और जिस तरीके से वो आंकड़े आ रहे हैं कि 30,000 का आंकड़ा बताया जा रहा है, बट ये अनकंफर्म्ड है, पर इतना तय है कि लोग खुले आम सड़कों पे मारे जा रहे हैं, उन्हें एप्रीहेंड किया जा रहा है, और धड़ धड़ दबोचने की कार्रवाई जारी है। और जो टेक्नोलॉजी रशिया ने मुहैया कराई ईरान को कि वो स्टारलिंक को डिटेक्ट कर सके, क्योंकि रशिया ये सफर कर रहा है यूक्रेन में, स्टारलिंक की वजह से उसको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने स्टारलिंक के डिटेक्शन वाली इक्विपमेंट और मशीनें मुहैया कराई, जिसकी वजह से ये पूरी मूवमेंट और चाल फेल हो गई। और एक अटैक होना था पिछले हफ्ते, जो कि नेतन्याहू ने मना कर दिया कि अभी आप हमले पे मत जाओ। तो अभी फिलहाल के लिए हमला टला है, पर जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप कहने की उन्हें घुसने की जरूरत नहीं, तो देखिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स आ गए हैं, लेजर गाइडेड आ गए हैं, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड वेपन सिस्टम्स आ गए हैं, बिना गोली चलाए यू कैनॉट, आप इन हथियारों को देख नहीं सकते हो, इन हथियारों में कोई आवाज नहीं है, और ये उतनी घातक है, और एक चलते फिरते इंसान को भी मार सकते हैं। बिल्कुल मेजर साहब एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड होएगा फॉर फ्यूचर वेपन्स फॉर यूएसए। कर्नल सिरोही सर के पास चलते हैं। सिरोही सर, आपके पास क्या जानकारी है अभी अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव जारी है, और जैसा कि अभी मेजर साहब बता रहे थे, आपको क्या लगता है कि रूस और चीन की ओर से मदद दी जा रही है ईरान को कि आप तैयार रहिए, कुछ भी होता है तो उसके जवाबी कार्रवाई के लिए, पलटवार के लिए? बिल्कुल कश्यप जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेजर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसा मेजर साहब ने बताया कि वेनेजुएला के केस में उनको इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इतना बड़ा एक्शन लेंगे, तो इसलिए वेनेजुएला के केस में वो ज्यादा नहीं कर पाए। लेकिन ईरान के केस में, क्योंकि अगर ईरान भी उनके हाथ से निकल जाता है या ईरान के ऊपर ऐसा कुछ होता है जिससे रशिया की और चाइना की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों को पता लगेगा कि वेनेजुएला के साथ रशिया और चाइना के अच्छे ताल्लुकात थे,
वहां रशिया चाइना ने कुछ नहीं किया। ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बल्कि ईरान ने तो जो है रशिया की यूक्रेन रशिया वॉर में ड्रोन्स के साथ बाकी चीजों के साथ खूब मदद की है। और उसके बावजूद अगर ईरान के साथ ऐसा ही होता है जो वेनेजुएला के साथ हुआ था, तो रशिया की और चाइना की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो उस केस में रशिया ने शायद इतने हथियार ना भेजे हो। अब ये ऑर्सनिक मिसाइल्स का जो मिर साहब बता रहे थे, उसका पुख्ता कोई वो नहीं है, पर अगर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने दे दिया हो। लेकिन चाइना के इसमें कोई दो राय नहीं कि चाइना ने उनको, जब से ये बिल्डअप होना शुरू हुआ है, चाइना के रोजाना वहां पे जो है हवाई जहाज उतरते ईरान में, और वो जो है उनकी तैयारी पूरी है। अब सवाल इस चीज का आता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी हम लड़ाई नहीं करेंगे हम, लेकिन दूसरी तरफ अपना बिल्डअप बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले 15 दिन से उन्होंने बिल्डअप बढ़ाया है। तो इसके 2-3 कारण है जो मैं समझता हूं। सबसे पहले वो प्रेशराइज कर रहे हैं, वो जो है ये जो कोरेसिव सिग्नल है, मतलब डराने की कोशिश की जा रही है ईरान को, कि ईरान डर के मारे ये जो न्यूक्लियर डील जो ट्रंप साहब करना चाहते हैं, और जो इजराइल का भी मेन जो मकसद है, वो उसको जो है किसी तरीके से ईरान डर जाए और वो न्यूक्लियर पीस डील के ऊपर साइन कर दे। वो नंबर 1 है। नंबर दूसरा ये है कि अगर मौका मिलते प्रोटेस्ट इतना बढ़ जाता है कि रजीम के खिलाफ, तो उस समय हमला किया जाए ताकि जो है वहां पे रजीम चेंज करा दिया जाए। और तीसरा ये देखना है कि जिस तरीके से वेनेजुएला को पूरा ब्लॉकेड करके उसके बाद वहां से जो है तेल के जितने भी शिप्स जा रहे थे उनके ऊपर रोक लगा दी। इसी तरीके से जो, क्योंकि मेन जो थ्रेट चाइना महसूस करता है अमेरिका, वो चाइना है। अब चाइना को डायरेक्टली लड़ाई नहीं लड़ सकते, चाइना को जो इनडायरेक्टली जो कब्जा करने की कोशिश है, उसकी वजह से वेनेजुएला से उनका तेल बंद कर दिया ब्लॉकेड करके। अब ऑयल से तेल लेता था चाइना, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के चारों तरफ अगर नेवल ब्लॉकेड हो जाता है तो उसके बाद चाइना को भी तेल नहीं मिलेगा। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की सबसे बड़ी वो है। लेकिन इसका मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो मेजर साहब ने भी विस्तार में बताया है, कि वेनेजुएला ईरान नहीं है। ईरान जो है एक ईरान की जो है आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है, वो 8 साल तक इराक के साथ लड़ चुकी है, उनको पता है लड़ाई क्या होती है। नंबर दूसरा, उनको ये भी पता है कि उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला होगा, उनकी ऑयल साइट्स के ऊपर हमला होगा। तो उन्होंने पिछले, जब से उनके ऊपर सैंक्शन लगे हैं 79 से, तब से वो ईरान जो है अपने आप को, मैं ये नहीं कहता कि ईरान जो है अमेरिका से लड़ाई में जीत जाएगा, लेकिन ये ईरान अपने आप को करा कि ईरान इस लड़ाई में सरवाइव कर जाएगा और वो जो है बाकी इसको अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देगा। अमेरिका को हिट करने के पास उसकी मिसाइलें नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं उनके ऊपर हमला करेगा, कि अमेरिका के जो एलाइज हैं खासतौर पर इजराइल है, सिरोही सर हमला करेंगे। हाँ जी, एक सवाल है, सवाल का जवाब मेजर साहब से भी लेंगे और दहिया जी के पास भी चलेंगे। अमेरिका जो चाह रहा है वो ये भी चाह रहा है कि ईरान में जो मौजूदा सत्ता का स्वरूप है वो बदल जाए, खामनेई हट जाए और वहां पर उनका कोई इंसान, उनका कोई व्यक्ति जो उनके कहे अनुसार काम करे वो बैठ जाए वहां की सत्ता में। कल बात हो रही थी, एक और सैन्य अधिकारी पूर्व थे, उन्होंने कहा था, एक बड़ी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि खामनेई को ये डर तो है कि उन पर हमला किया जा सकता है, उन्हें मारा जा सकता है, इसीलिए वो ईरान में अभी वो अपना ठिकाना लगातार बदल रहे हैं और बंकर में रह रहे हैं, और जो भी खुफिया एजेंसियां हैं, चाहे वो इजराइल की हो और अमेरिका की, उनके पीछे लगी हुई हैं। तो क्या ऐसी कोई संभावना बन सकती है कि अमेरिका सीधे ईरान से युद्ध में ना जाए, बस खामनेई को हटा ले जाए किसी भी तरह से? देखिए वैभव जी, खामनेई को हटाना इतना आसान नहीं है जितना वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को मदुरो को हटाना था। सबसे पहले तो ये है कि खामनेई की वेनेजुएला में, जैसे मेजर साहब ने बताया, वहां की जो सरकार, वहां की जो उनकी सिक्योरिटी थी वो बिक चुकी थी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि किसी देश के प्रेसिडेंट को उठा लिया जाए और वहां की फौज सोती रह जाए। ये बड़े शर्म की बात है किसी भी फौज के लिए कि उनके प्रेसिडेंट को उठा लिया जाए और वो फौज कुछ ना कर सके। नंबर 1 तो वो ईरान नहीं है। नंबर 2, ये बात अलग है कि अयतुल्ला खमेनी को पता है कि उसके ऊपर पूरी कोशिश की जाएगी उसको मारने की। तो उन्होंने अपना जो आगे सक्सेसर है उसको ऑलरेडी जो है नॉमिनेट कर दिया है। तो अगर वो किसी तरीके से बंकर के ऊपर वो बॉम्बिंग करके, अगर किसी तरीके से CIA के एजेंट लग के किसी तरीके से उनको एलिमिनेट भी कर देंगे, तो आप ये मत सोचिए कि उनको एलिमिनेट होते ही जो है रिजीम चेंज हो जाएगा और अमेरिका की मर्जी का रिजीम
आ जाएगा। लेकिन पहली सिरोही बात सर, तो हाँ जी, एक सर्वोच्च नेता के तौर पर, सुप्रीम लीडर के तौर पर जितनी खामनेई की स्वीकार्यता है ईरान में, क्या उनके उत्तराधिकारी की भी उतनी ही होगी? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो उनकी आईआरजीसी है, ये कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं है। ये कम से कम 1.5 से लेके 1,90,000 लोग हैं, और ये टोटली रेडिकलाइज्ड है, और ये प्रो जो है इस्लामिक जो इनकी स्टेट है उसके साथ है। तो अगर किसी वजह से खमैनी को मार दिया जाता है या उनके सक्सेसर के ऊपर भी कुछ हमला होता है, तो ये जो आईआरजीसी है ये इतनी आसानी से अमेरिका को वहां पे रजीम चेंज नहीं करने देगी। और ईरान में भी वही हाल होगा जो इराक में हुआ था सदाम हुसैन के मरने के बाद, लीबिया में गद्दाफी के मरने के बाद, यहाँ पे भी इंसर्जेंसी बढ़ जाएगी और अमेरिका के संभालने में संभाली नहीं जाएगी। तो इससे बेहतर यही होगा कि इसी रजीम के साथ अमेरिका जो है अपनी जो भी डील करनी है, डरा के धमका के प्यार से डील कर ले। रजीम चेंज के एक चक्कर में रहेंगे तो अमेरिका यहाँ पे इतनी बुरी तरह फंस जाएगा कि अमेरिका को निकलना मुश्किल हो जाएगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी पता है, नहीं तो जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब इतना देर नहीं करते। जब बेड़ा पहुंच गया, सब कुछ हो गया, उन्होंने प्रोटेस्टर्स को ईरान में कहा कि तुम जो है गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में घुस जाओ, उनको टेक ओवर कर लो, हेल्प इज ऑन द वे। वेयर इज द हेल्प? हेल्प तो आई नहीं अभी तक। वहां पे हजारों आदमी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मरवा दिए इस चक्कर में कि हेल्प आएगी, हेल्प आएगी। तो अमेरिका को भी पता है, अमेरिका जिस तरह अफगानिस्तान में 20 साल बाद पिट के बाहर गया था, हथियार छोड़ छोड़ के भागा था, अगर ईरान में भी यही हालत करी तो ईरान में भी वही हाल होगा। और ये अमेरिका को भी पता है, ये इजराइल को भी पता है, इसलिए बार बार इजराइल भी उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। और जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, वो सब के सब डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि आप जो है ये हमला मत करना। तो ये जो हमला करना इतना आसान नहीं है। हाँ, डराते रहो, सब कुछ करते रहो, लेकिन अगर हमला कर दिया तो ये जो है अमेरिका इसको हमले को जो है बाद में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपका ये कहना है? बिल्कुल। दहिया जी के पास चलते हैं। दहिया जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हर्ष दहिया जी, मध्य पूर्व में ईरान ही इकलौता ऐसा किला है जहां पर अभी अमेरिका का नियंत्रण हो नहीं पाया है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका वहां पर अभी अपने पिछले कई दशकों से अपनी मन मुताबिक सरकार नहीं बना पाया, वहां का शासक नहीं बिठा पाया है। क्या लगता है आपको, अगर अमेरिका की ओर से हमला होता है, अमेरिका और इजराइल संयुक्त हमला करते हैं, तो ईरान की जिन क्षमताओं पर अभी हम बात कर रहे थे मेजर साहब से और कर्नल साहब से, तो क्या ईरान अभी भी उतनी क्षमता आपके हिसाब से विकसित कर पाया है कि वो टिक पाएगा अमेरिका के आगे बहुत दिनों तक? देखिए वैभव जी, इसमें दो तीन पर्सपेक्टिव है। पहले तो मैं हमेशा जब भी ईरान यूएस की बात होती है, मैं एक इंडियन पर्सपेक्टिव सामने रखता हूं दर्शकों के। जो समझना बहुत जरूरी है कि हमें यह समझना होगा कि दोनों तरफ हमारे दोस्त हैं, दोनों कंट्रीज में से, चाहे यूएस हो गया चाहे ईरान हो गया, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। तो अगर स्टेटस को बना रहे, जिस तरीके से अभी वहां पे जो खमेनाई जी की, अयतुल्ला खमेनाई जी की रजीम चल रही है, वो बनी रहे, वो हमारे कहीं ना कहीं हित में इसलिए है कि अगर कोई भी रजीम चेंज ऑपरेशन होता है, कोई भी वहां पे वॉर होती है, तो हमारे ऑयल नीड्स, हमारी एनर्जी नीड्स पे उस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम काफी तेल हम ईरान से ले रहे हैं काफी सालों से। दूसरा फिर क्या है कि वो एक हमारा स्ट्रैटेजिक रीजनल पार्टनर भी है कुछ हद तक, कि जो वहां पे चाबहार पोर्ट है, वहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट है, और बहुत मतलब क्योंकि एक तरीके से पड़ोसी देश ही मान लीजिए, बीच में पाकिस्तान पड़ता है, और 1947 से पहले तो हमारे बॉर्डर्स ईरान से टच होते थे, और हमारे बड़े ही सिविलाइजेशनल एक संबंध भी रहे हैं। तो ईरान का डिस्टेबलाइज होना ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे कि कर्नल साहब ने भी अभी बात कही, मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी जो हैं वो भी नहीं चाह रहे कि वहां पे रजीम चेंज ऑपरेशन या फिर कोई ग्राउंड इन्वेजन या कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन उस हिसाब से हो, क्योंकि अगर ईरान में डिस्टेबिलिटी आई तो उसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स जो हैं वो पूरे मिडिल ईस्ट में दिखेंगे, और कहीं ना कहीं उसका फर्क इंडिया, चाइना, रशिया, यूएस सभी कंट्रीज पे पड़ेगा। देखिए, अब अगर वहां पे यूएस कोई भी ऑपरेशन करता है, चाहे रजीम चेंज हो गया, चाहे कोई अटैक हो गया, या किसी भी प्रकार का इस तरीके का वो हो गया, तो
ईरान अगर उसको काउंटर अटैक में जाता है तो यूएस पे तो इतनी आसानी से हमला नहीं कर सकता। हमला कहां पे होगा? यूएस के बेसिस पे होगा जो मिडिल ईस्ट में है, या फिर जो उनके पार्टनर्स है मिडिल ईस्ट में उन पे होगा। और फिर जो रेडिकल इस्लामिक सेंटिमेंट भी है वो भी रीजन में बढ़ेगा। सभी जो दूसरी कंट्रीज के भी जो वहां पे बाशिंदे हैं उन्हें लगेगा कि भाई देखिए जो हमारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, चाहे यूएई हो गया, चाहे सऊदी अरेबिया हो गया, ये तो यूएस के कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं और एक और इस्लामिक कंट्री में तख्ता पलट कर दिया गया, एक और रीजन में डिस्टेबिलिटी कर दी गई। तो ये कहीं ना कहीं इन कंट्रीज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए वो कंट्रीज भी नहीं चाह रहे कि यहां पे इस तरीके का कुछ हो। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जितना मैं इस पूरे चीज को समझ पाया हूं, तो ट्रम्प ट्विटर के द्वारा, जिसको अब हम एक्स कहते हैं, पूरी पूरी यूएस रेजीम, इनफैक्ट जो ट्विटर को तो मैं मानता हूं कि एक रेजीम चेंज ऑपरेशन का सबसे बड़ा टूल था। आप अरब स्प्रिंग भी देखें, उस समय का पूरा वो देखें, जो यूएस कंट्रोल्ड सोशल मीडिया है सारा का सारा उसके थ्रू लाया गया। आज भी जो स्टारलिंक है, एक्स हो गया, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, उनको यूनाइटेड स्टेट्स एक तरीके से अपना प्रोपेगेंडा पुश करने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी पुश करने के लिए यूज करता है। और मैं कोई एज अ एंटी यूएस उसमें नैरेटिव नहीं कह रहा, मैं बड़े प्रैक्टिकल बात से वो कह रहा हूं। यूएस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है इंडिया का, हमें यूएस के साथ हमेशा अच्छे संबंध बना के रखने हैं। जैसा कि मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था, जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं हमला कर दूंगा या फिर हम रेजीम चेंज कर देंगे, तो उनकी पिछली डिबेट में किसी एक्सपर्ट ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जो मेरे को बहुत समझ में आई, कि जो यूएस की रेजीम है वो जो ट्रंप कंफ्यूजन बना के रखते हैं उसको यूज कर रही है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। दैट इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच, कि आप इतना कंफ्यूज रखिए कि अगले बंदे को यही समझ में ना आए कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.